चलो जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको शेयर ट्रांसफर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया था, राइट? भाई चला लो, फैन चला लो। तुम तो गुस्सा हो गए। ठीक है, तो जिसमें मैंने बेसिकली आपको ये कुछ चीजें बताई थी। रेक्टिफिकेशन, आरओएम को कैसे करते हैं, सेक्शन 59 विल अंडरस्टैंड। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लॉस्ट ट्रांसफर डीड। क्या पढ़ना है बेटा? अभी ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है। कहते हैं इट इज समटाइम फाउंड दैट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सेंड टू द कंपनी आर लॉस्ट। भाई तुमने क्या किया, एसटीडी बनाई, एसटीडी मतलब शेयर ट्रांसफर टिकट, और उसको अपने कंपनी को भेज दिया। ठीक है। तो कंपनी को भेजा आपने, और वो रास्ते में क्या हो गया बेटा? खो। सेम ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब बिटवीन, रास्ते में ही वो डॉक्यूमेंट हमारे क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है। इन सच ए केस, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 of the act provide that where the instrument transfer has lost, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया बेटा, लॉस्ट, या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब विद इन अ पीरियड भी वो डिलीवर नहीं हुआ। जैसे 60 दिन के अंदर अंदर होता था ना एग्जीक्यूशन के, तो कहते हैं कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स टू इंडेमनिटी एज बोर्ड थिंक फिट। मतलब इस केस में बेटा, जो कंपनी ना उस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करेगी, बट उन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे कौन डिसाइड करेंगे बेटा? बीओडी। कौन डिसाइड करेंगे बेटा? बीओडी। तो बीओडी के कंडीशन के बेसिस पे हम शेयर ट्रांसफर डीड को क्या करने वाले हैं, रजिस्टर्ड करने वाले हैं। तो कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शुड बी satisfied that the instrument of transfer signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee has been lost। ठीक है। और कंपनी को ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो आपने ट्रांसफर डीड साइन किया हुआ था वो क्या हो गया बेटा, लॉस्ट हो गया, खो गया। द प्रूफ में बी इन फॉर्म ऑफ द एफिडेविट फ्रॉम द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। और बेटा सुनो, जैसे मान लो अंजलि और सोनाली ने शेयर ट्रांसफर करने थे, दे ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। ठीक है, इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा एंड सपोज रास्ते में वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है। वट एवर द रीजंस। ठीक है, अब इन दोनों ने कंपनी को क्या बोला, "भैया, हमने तो भेजा था, बट आई डोंट नो कि आपको क्यों नहीं मिला, मे भी हो सकता है इट मे बी लॉस्ट इन द वे, इन ट्रांजिट वो क्या हो गया बेटा, लॉस्ट हो गया। ठीक है। अब मैं इन दोनों से बोलूंगा, ठीक है भाई, आप मुझे काम करो, एफिडेविट में लिख के दे दो। और एफिडेविट बेटा एक तरह से क्या होता है, शपथ पत्र होता है, जहां पर आप क्या कर रहे हो बेटा, शपथ ले रहे हो, राइट, कि हम जो भी बात बोल रहे हैं ना, वो हमारे सेंस में ट्रू है। क्या है बेटा? ट्रू है। अगर कल कोई गलत साबित होती है तो हम उस पर्टिकुलर बात के लिए लायबल हो जाएंगे। ठीक है। तो एफिडेविट दोगे और उसके साथ कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाओगे, जो भी परचेज नोट वगैरह तुमने लगा रखा होगा, रिसिप्ट्स वगैरह, राइट, पोस्टल अथॉरिटीज वगैरह, सारी चीजें वो आप उसमें अटैच कर दो। एक बात बताओ, आप या तो पोस्ट ऑफिस से भेजोगे डॉक्यूमेंट, तो वो आपको कुछ ना एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देगा ना भाई, वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आप क्या करोगे, उस एफिडेविट के साथ अटैच कर दोगे। अच्छा, तो कंपनी के पास आते ही बेटा, इन एडिशन द बोर्ड कैन टेक इंडेमनिटी इंडेमनिटी ऑन सच टर्म्स एज थिंक फिट एंड सेफगार्ड टू द पोजीशन एंड आफ्टर द कंपनी में रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले कंपनी क्या डिसाइड करेगी बेटा, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है सम कॉम्पनसेटरी टर्म्स। क्या होता है बेटा, सम कॉम्पनसेटरी टर्म्स। उसके बेसिस पे बेटा फिर एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर दिया, एंड देन कंपनी क्या कर सकती है, रजिस्टर्ड कर सकती है उस ट्रांसफर डीड को। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल सा प्रोविजन है, इसको इतना समझना सर, अगर मान लो रास्ते में आपके शेयर ट्रांसफर डीड खो जाता है, तो उस केस में बेटा कंपनी रजिस्टर्ड कर सकती है। कंपनी के पास ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, कर सकती है, बट उसमें कुछ इंडेमनिटी के रिगार्डिंग कंडीशन इम्पोज कर देगी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सही एंड फिट लगेगा। ठीक है। और आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा बेटा, उस एफिडेविट में आप क्या करेंगे, अक्नॉलेज करेंगे कि आपने शेयर ट्रांसफर डीड ट्रांसफर तो किया था, बट यू डोंट नो, रास्ते में वो मे भी हो सकता है खो गया है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर ट्रांसफर। क्या डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का मतलब होता है पावर को किसी और पर्सन को सौंप देना, ट्रांसफर कर, राइट। अब यहाँ पर हम ये सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर, वो कंपनी जो है, क्या वो अपने राइट्स ऑफ ट्रांसफर के रिगार्डिंग, जो रजिस्टर्ड का राइट है उनके पास, क्या उसको ट्रांसफर कर सकती है क्या? तो देखो, कहते हैं इन इट्स आर्टिकल ऑफ कंपनी विच ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एट डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या होता है बेटा, मतलब आपकी मर्जी है, दिस इज अप टू यू। ठीक है बेटा, अप टू यू है, आइदर यू कैन एक्सेप्ट इट और आइदर यू कैन रिजेक्ट इट, डिपेंडिंग ऑन इट। ठीक है। तो कहते हैं द बोर्ड फर्दर हैव पावर टू डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ देयर पावर टू एनी कंपनी और एनी पर्सन इवन नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब आप किसी दूसरी कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकते हो ये राइट, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यार सिंपल सी बात है ना, मुझे बात।
कंपनी का काम है क्या ये सब ट्रांसफर चीजें देखना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है? बिजनेस करना भैया, कंपनी के अफेयर्स को मेंटेन करना। एंड इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अफेयर, ये एक एक्स्ट्रा एक्ट है। और इसमें कहीं ना कहीं बेटा आपको टाइम नहीं देना, तो आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर दे रहे हो, जैसे आउटसोर्स कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो कि भैया तू हमारे ट्रांसफर के रिगार्डिंग सारे पॉइंट को ऑब्जर्व करो, या फिर किसी और पर्सन को, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? आपने उसको दे दिया। देयरफॉर इसलिए द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डेलीगेट द पावर ऑफ सुटेबली। तो एओए में मेंशन होना चाहिए कि बोर्ड के पास पावर है कि वो अपनी इस पर्टिकुलर राइट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। Only in case of refusal to register or transfer, the director are required to exercise their risk। मतलब refusal पे ये क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हैं, समझे? हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, तो डिस्क्रिशनरी पावर तो होती है वो अलग बात है। फिर बाद में आप ट्रिब्यूनल पे जा सकते हो भैया। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना पक्ष रख दिया, अब तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई तो वैलिड ग्राउंड नहीं है, यू कैन, आपके पास है ना रास्ता। लॉ एक तरफा थोड़ी होता है। लॉ कहता है भाई ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं ऑन द पर्टिकुलर ग्राउंड जो भी आर्टिकल में लिखे हो, या उनको जो सुटेबल लग रहा है, राइट? और आपको अगर वो सही नहीं लग रहा है देन गो फॉर द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल विल डिसाइड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। समझ रहे हो ना? अच्छा, ट्रिब्यूनल से भी आप कुछ नहीं होगा, अपील में चले जाओ, एनसीएलटी एलएटी पे, अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी से भी कुछ नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, है ना? सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं हो, तो तुम एक काम करो, फिर देश चेंज कर लो। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को क्या रिव्यू किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता भाई? मान लो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है फाइनल है, फाइनल है, बोलो भाई, उसको चैलेंज कर सकते हो? जनरली नॉट, उसको चैलेंज नहीं कर सकता, बट क्या सेम कोर्ट में रिवीजन के लिए भेज सकते हो? रिवीजन करवा सकते हो सर, रिकंसिडरेशन करवा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, फाइनल होता है। उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा फिर पार्लियामेंट्री पावर आ जाए। अच्छा, इस देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या फिर पार्लियामेंट? कौन है सुप्रीम? वो इस द पढ़ रहे हो ना जीआईजेल? मैं भी इंटरफेयर करता हूँ दूसरे सब्जेक्ट में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो इज द सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। इंडिया में कोई सुप्रीम बॉडी है? इंडिया में इज देयर एनी सुप्रीम बॉडी? नहीं, कोई सुप्रीम बॉडी नहीं। इंडिया का जो सिस्टम है पैरेलल सिस्टम है, क्या है? इसलिए आप देखते हो ना, हर स्टेट में सीएम है तो गवर्नर भी, पीएम है तो प्रेसिडेंट भी, है ना? पैरेलल बॉडी है, क्या है बेटा? पार्लियामेंट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पार्लियामेंट इंटरफेयर, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पार्लियामेंट सुप्रीम। क्या सुप्रीम है बेटा? क्योंकि पार्लियामेंट संवैधानिक तरीके से काम करेगा। नहीं, कि जो लॉ बनता है वो कैसे बनता है, संविधान से तो बनता है। भाई क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पार्लियामेंट में चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक केस हुआ था बेटा ट्रिपल तलाक के ऊपर, इंडिया में केस हुआ था, किसको लेके? ट्रिपल तलाक को लेके। क्या नाम था उस केस का, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो ट्रिपल तलाक को लेकर लॉ बनाओ, है ना? जजमेंट दिया था, बट पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दिया। तो ऐसे कितने डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पार्लियामेंट ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, ओवररूल कर दिया है। तो ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ठीक है? क्योंकि सुप्रीम क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर और डेबिंचर। भैया अभी हम क्या पढ़ रहे थे, शेयर्स। अब हमें क्या ट्रांसफर करना है, डेबिंचर, सेम ही है देखो। इन केस ऑफ ट्रांसफर और डेबिंचर अगेन क्या करोगे, A proper instrument of transfer duly stamped होना चाहिए, dated होना चाहिए, executed by और on behalf of the transfer and transferee should be delivered to the किसने बेटा, कंपनी को by transfer and transfer within 60 दिन from the date of execution along with the certificate related to debenture। no certificate है तो allotment का लेटर लगा दे, सही नहीं है? बस वहां पे एसटीडी बनाते थे, यहाँ पे क्या बनाओगे, डेबिंचर ट्रांसफर डीड। क्या बनाओगे यहाँ पे, डेबिंचर ट्रांसफर। वहां शेयर ट्रांसफर डीड बनाते थे ना, यहाँ क्या बनाओगे, डेबिंचर ट्रांसफर डीड। अगेन सारे लॉ सेम ही है देखो, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव विद इन 60 दिन किसको भेज दोगे, कंपनी को। सेम ही है ना? कहते हैं आफ्टर द रजिस्टरिंग ट्रांसफर द पर्टिकुलर देयरऑफ हैव बीन रिकॉर्डेड, कहां पे, डेबिंचर ट्रांसफर रजिस्टर्ड एंड शुड बी इनिशिएटेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। After making appropriate endorsement, debenture certificate may be sent to the party concerned। बस सिंपल सी बात है।
आपके पास शेयर्स है, सॉरी डिवेंचर है, आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, कर दीजिए, सेम ही प्रोसीजर। और उसको रजिस्टर्ड करने के बाद बेटा जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है वो आपको इशू हो जाए, है ना। तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है बेटा, बस शेयर की जगह क्या है, डिवेंचर। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्या माइनर को शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी टू पार्टीज का एक सेक्शन है, सेक्शन 11। ये तीन लोगों को कैपेबल मानता है, मेजर, दूसरा साउंड माइंड, और तीसरा अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। या यूं बोल लो सर, ये तीन को इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट मानता है। पहला क्या, माइनर, दूसरा क्या, अनसाउंड माइंड, तीसरा क्या, डिस्क्वालिफाइड। अनसाउंड माइंड आयु लो ना, हमें तो देख सकते हो आप। Right. तो ऐसे ये लोग एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? एसटीडी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की तो है, एग्रीमेंट है ना। तो एक बात बताओ, माइनर के नाम पे क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि माइनर क्या है, इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, तो नहीं हो सकते। क्या फुल्ली बेटर शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ, क्या उसी लॉ में कंडीशन लगाई थी, इफ देर इज नो लाइबिलिटी ऑफ माइनर देन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर मैं उसकी लाइबिलिटी क्या कर दूं बेटा, तो कौन से शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपको माइनर में? फुली वेटेड शेयर। अगर फुली वेटेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो ऑफकोर्स माइनर के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन इंडिया, अब माइनर, अच्छा मुझे एक बात बताना, ये जो एज है माइनर की 18 साल, तो मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल एज है भाई। 18 साल होनी चाहिए माइनर की एज, मतलब 18 से कम ना। माइनर की एज ये तो होती है 18 साल से कम। हाँ जी। तो मुझे बताओ, क्या 18, मतलब मान लो 17 साल एक दिन, 17 साल 11 महीने अगर आप हो, तो अभी माइनर ही हो। हाँ, तो ये 18 साल होनी चाहिए माइनर की एज, मतलब 18 से कम। मैं ये कह रहा हूँ माइनर की एज कितनी होनी चाहिए? भाई मुझे एक बात बताओ ना, 18 साल से कम की एज, ये तो माइनर है ना। जैसे आप 18 के हो जाते हो क्या होता है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 18 से कम वाली एज माइनर की सही है या और कम एज होनी चाहिए माइनर को लेके? अरे भाई सुनो, यार तुम कह रहे हो 17 साल वाला बच्चा, 16 साल वाला बच्चा, या फिर 18 साल जिसने कंप्लीट नहीं करा है, नॉट कंप्लीटेड 18। यार ऑलमोस्ट एक बात बताओ, तुम क्या मान रहे हो इनको माइनर? ये साले सबसे बड़े नालायक ही हैं। सबसे ज्यादा उपद्रव कौन मचा रहा है? यही मचा रहे हैं। और ये लॉ में बच जाते हैं, लॉ में क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं जी। अभी आपने दिल्ली में केस सुना होगा जो 2012 में हुआ था, निर्भया वाला। उसमें सबसे बड़ा कांडी कौन था? वो माइनर ही था। सबसे बड़ा कांडी किसने किया था? बच गया वो। क्या ये एज, मुझे नहीं लगता ये दिस इज द करेक्ट एज। मे बी माइनर की एज होनी चाहिए 14 साल, या मैक्सिमम कितनी, 15। इसके ऊपर सब मेजर है, ये होना चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है इसमें, या हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग हो सकता है। रीजन बता दो क्यों। क्योंकि यार 18 साल से कम, 16-17 साल के बच्चों को अच्छी खासी अकल है आज के डेट में, अच्छा खासा समझदार है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, सबसे बड़े कांडी भी यही लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये लॉ के बेनिफिट उठा जाते हैं, और जो बहुत सारे क्रिमिनल है ना, इनका यूज भी करते हैं, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी साउथ की, मास्टर विजय, देखिए। उसमें वो क्राइम किससे करवाते हैं वो, 15, 16, 17, और जो 18 का नहीं हुआ है उस व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, राइट। आपको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाएगा। तो एज ए टूल यूज कर रहे हो लोग। सोचो ना, जो मर्डर कर रहा है वो समझदारी तो होगा। आपने क्या बोला था, अब इनकेपेबल का मतलब क्या होता है? पर्सन हु आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन। अबे ये समझदार है भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम सेकंड कैटेगरी में होगा ना, अनसाउंड माइंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, राइट। अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो देखना पड़ेगा, रांची तो नहीं हो। तो देखो, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। और ये लॉ भी कब का बना हुआ है? आज क्या चल रहा है? अच्छा, माइनर की डेफिनेशन इसमें दी थी क्या? तो बता दो, माइनर की डेफिनेशन क्या कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है? कहाँ दी हुई है?
इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1975। अबे 1875। अब 1875 में तुम माइनर का डेफिनेशन में 18 साल तक के बच्चों को लेके आ रहे हो। ये 2025 में भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हो, है ना? इसमें थोड़ा सा चेंज होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? हेलो। हाँ जी। तो फिर कहते हैं सर आप पर्सन हो, अभी तक उसने क्या अटेंड नहीं करी बेटा? मेजोरिटी इज ओनली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आई मीन जिसने मेजोरिटी की एज अटेंड कर ली है वही कॉम्पिटेंट हो गया बेटा। मतलब मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कहते हैं सिंस माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्सेप्ट, उसके गार्जियन के जरिए आप कर सकते हो। बोलो भैया। एज पर सेक्शन 153 नो नोटिस कैन बी टेकन इन फैक्ट ऑफ गार्जियन टू होल्ड द शेयर्स इन ट्रस्ट फॉर अ माइनर। इट फॉलो द नेम कैन नॉट बी एंटर इन द आरओएम, देयरफॉर ही कैन नॉट बिकम द मेंबर। मतलब सिंपल सी बात है, गार्जियन के जरिए भले शेयर परचेस कर लो, राइट, बट डायरेक्टली आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, आपका नाम आरओएम भी नहीं आएगा। बोलो भैया। देयर इज हाउएवर नो ऑब्जेक्शन इन लॉ टू गार्जियन ऑफ अ माइनर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर by virtue of statutory rights conferred by the guardian. Minor can under section 8 right with section 4 6 of Hindu Majority and Guardianship Act 1956. Since section 56 of Companies Act 2000 enable execution of share transfer deed by or on behalf of the transfer and transferee, a transfer deed can be executed by minor through natural guardian as transferee। मतलब अगर शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो माइनर के लिए कौन एक्ट करेगा बेटा? गार्डियन, ठीक है। And the contracts to enter into a minor through his natural guardian is binding and valid as per section 8 of Hindu Majority and Guardianship Act 1956 में ये enforceable हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? Enforceable हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, किसके नाम पे कर रहे हो? गार्जियन के नाम पे। किसके नाम पे बेटा? हाँ बोलो। नहीं। The article of association of company cannot impose, क्या लिखा बेटा? पूरी तरह से बैन नहीं लगा बेटा प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ माइनर सच एज restriction is unreasonable or not suitable. Section 44 of companies that provide the shares in a company or movable property and transfer in manner provided the article is same चीजें पढ़ रहे हो। हाँ, the expression and manner provided by the article of the association of company can be interpreted the mean of procedure adopted in the transfer or impose the restriction which meaningful and reasonable. In case of restriction imposed by the transfers to minor accepted, it would be means the shares of deceased member can be never inherited in legal higher who might be। मिल गया आंसर बेटा? मतलब सिंपल सी बात है, माइनर को इनहेरिटेंस में शेयर्स कभी भी नहीं मिलेंगे। दिस वुड बी लीड अ हाईली अनजस्ट सिचुएशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल टेनेबल। Accordingly, if the shares are transmitted in favor of minor, there is no reason why the shares are fully paid up in respect of no financial liabilities developed in the minor in the head of the not transferred merely because the ban imposed in the article of association। ये केस था बेटा सरोज वर्सेस ब्रिटानिया इंडस्ट्री, अपील नंबर 20। तो क्या है भैया, बेसिकली माइनर के नाम पे इनहेरिटेंट भी शेयर्स नहीं हो सकते हैं। बट इस केस ने क्या बोला बेटा, अगर आप ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्या बोला बेटा? इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि देखो, इफ शेयर्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन फेवर ऑफ माइनर, there is no reason why shares are fully paid up and in respect of which no financial liabilities developed in the minor are held not transferable merely because the ban imposed in the articles of association। ठीक है? तो ये बैन किसने लगा रखा बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि माइनर को इनहेरिटेंट में शेयर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म को? अगेन आंसर इज, भाई पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल पर्सन थोड़ी है। आपने दैट इज क्या बोलते हैं उसको, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन तो है नहीं कोई पार्टनरशिप फर्म। तो भैया फर्म के नाम पे जनरली शेयर ट्रांसफर, बस एक एक्सेप्शन जरूर है। राइट, सेक्शन 8 कंपनी होती है बेटा, सेक्शन 8 कंपनी में कोई फर्म ना शेयर होल्ड कर सकती है अपने नाम। ठीक है, देखो, फर्म इज नॉट अ पर्सन एंड एज सच इज नॉट एंटर द मेंबरशिप। द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, जो कि आज एमसीए कहलाता है बेटा, ठीक है, एज अ सर्कुलर, एक सर्कुलर आया था इनका 1972 में, स्टेट दैट द फर्म आर नॉट बीइंग अ पर्सन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट वेयर द कंपनी इज लाइसेंस। कौन से बेटा? सेक्शन 8 ऑफ 2013 एक्ट में। बस सिंपल सी बात है, देखो, किसी फर्म के नाम पे जनरली शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, नॉट ट्रांसफर शेयर्स। ठीक है, बट इसका एक्सेप्शन है, अगर सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी कंपनी है बेटा? तो इस केस में बेटा आप शेयर होल्ड कर सकते
तो ये एक्सेप्शन है क्या बेटा ये? अच्छा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या एक लीगल पर्सन है ना? हाँ तो देखो, एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन एक्वायर सिक्योरिटीज ओनली वेयर अ कंपनी इज ट्रांसफर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द गवर्नमेंट। मतलब अगर कहीं पे किसी बॉडी कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको क्या करना पड़ेंगे बेटा, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सबसे पहला बोर्ड रेजोल्यूशन, दूसरा राइट डायरेक्टरी जो पावर है बोर्ड ग्रुप या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेट्रा, या फिर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ क्या बेटा मेमोरेंडम और आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन, ये चीज आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप शेयर ट्रांसफर करवा सकते हैं। समझे? हाँ, वो भी लीगल पर्सन होगी। एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? व्हेन ट्रांसफर एक्ट एज अ ट्रस्टी, क्या ट्रांसफरर एज अ ट्रस्टी काम कर सकता है? देखो, कहते हैं व्हेन अ ट्रांसफरर मेक क्या बेटा ट्रांसफर, he make an implied representation that the transfer will be registered by company in the name of किसके बेटा ट्रांसफर in place of transfer। मतलब जनरली आप क्या कह रहे हो कि भैया मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं, मेरे नाम से ट्रांसफर करके शेयर किसके नाम पे कर दो? ट्रांसफर के नाम पे। इफ द कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर फॉर नो फॉल्ट एंड डिफॉल्ट ऑफ द ट्रांसफर, मतलब कोई गलती नहीं है बट स्टिल कंपनी क्या करती है, रिफ्यूज कर दिया है, तो कहते हैं ट्रांसफर बाय रीजन ऑफ शेयर कंटिन्यू टू बी स्टैंड इन हिज नेम। भाई आपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, पैसा सामने वाले से ले लिया, कंपनी ने क्या नहीं करा बेटा, रजिस्टर्ड, तो अभी भी कंपनी के मेंबर कौन है? ट्रांसफरर ही है। शेयर कौन होल्ड कर रहा है? ट्रांसफरर ही कर रहा है। हेलो, तो कहते हैं विल इन केस वेयर ही हैज रिसीव द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर का कंसिडरेशन वो रिसीव कर चुका है। ठीक है, बी ट्रीटेड एज ए ट्रस्टी ऑफ द ट्रांसफरी एंड बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस फॉर हिज इन बिहाफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स unless transferee resign the contract and seek recovery of the money for the consideration which has paid। क्या मतलब है इसका, जरा इसका मैं चार्ट बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब यहाँ पे दो पर्सन है, एक है टीना और एक है मीना, टीना मीना। ठीक है, हेलो, अब मान लो इन्होंने क्या करा, एक एग्जीक्यूट करा शेयर ट्रांसफर डीड। क्या एग्जीक्यूट करा जी? शेयर ट्रांसफर डीड, एसटीडी दे एग्जीक्यूटेड। कौन है एक? कौन है एक? अच्छा, टीना कौन है? ट्रांसफर। मीना कौन है? ट्रांसफरी। हेलो, अच्छा तरह ध्यान सुनना, भाई आपने एग्जीक्यूट कर लिया क्या शेयर ट्रांसफर डीड? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मीना ने पेमेंट कर दिया किसको? पेमेंट ऑफ क्या बेटा? कंसिडरेशन। आपने कंसिडरेशन की पेमेंट कर दिया है जो भी बन रहा था वो टाइम, और एग्जीक्यूट कर लिया क्या बेटा शेयर ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, अब होता क्या है, इन दोनों ने मिलके ये जो शेयर ट्रांसफर डीड है किसको भेजी? कंपनी को सेंड कर दिया क्या? सेंड, एस टी डी, क्या सेंड कर दिया बेटा? एस टी डी किसको? अब पॉइंट इज दैट सर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया इसको रजिस्टर्ड करने, रिफ्यूज टू रजिस्टर करे, हम नहीं कर रहे रजिस्टर, वट एवर द रीजन जो दे स्टेटेड। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है जो उन्होंने बेसिकली बताया, बोलो। तो सर यार शेयर ट्रांसफर तो हो ही नहीं। कंपनी में जो सेक्शन 88 के तहत, क्या है सेक्शन 88? ROM। फिर बोलोगे सर ने सेक्शन कहाँ कराए हैं, याद तो मैं रहता नहीं है ना? ताने बहुत मन लग गया आजकल, ताना बहुत मन लग गया आजकल सबको। क्या है ये? ROM, नाम किसका होगा यहाँ पे? राजीव का, ये कौन? टीना जी, किसका नाम होगा जी? टीना जी, रिस्पेक्टर। ठीक है, टीना जी के पास क्या आ गए, पैसे भी आ गए, शेयर भी नहीं के नाम पे है, तो मीना जी को क्या मिला? राइट। कुछ भी नहीं, आपने मुझे जो दिखाया मैंने
प्रश्न ये आता है सर, अब मीना जी को क्या बेनिफिट मिलेगा सर? तो सर यहाँ पे शेयर तो इनके ही है, पर नाम पर किसका है? तो भैया जो टीना जी है ना, वो जस्ट क्या है? ट्रस्टी है। क्या बेटा? ट्रस्टी है ऑफ मीना जी। देखो, महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए, रेस्पेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। वो अलग बात है, थोड़ा बेइज्जती करने की बात हंसी हो रही है, करोगे लाजमी? ठीक है, बोलो बच्चों। अच्छा, ये कब तक ट्रस्टी रहेगी भैया ये? जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना कर ले। हमें थोड़ा सा चार्ट हौच पौच कर दो इसको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो सर ये तब तक है जब तक अनलेस मीना जी क्या नहीं कर लेती, कैंसल ना कर लेती किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। और अपना पैसा वापस नहीं ले लेती, जो भी उसका अमाउंट था कंसिडरेशन का, वो रिकवर नहीं कर लेती। तब तक बेटा यू विल एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ अ शेयर। आर यू गेटिंग? दैट मींस यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन ऑफ मीना जी। डिविडेंड आ रहा है, भले आपको मिल रहा है, यू हैव टू हैंड ओवर टू द, कोई नोटिस आ रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू हैंड ओवर टू द मीना जी। बट प्रॉब्लम इज दैट सर, जब कंपनी रेजोल्यूशन पास करे तब क्या करें सर? क्योंकि आरओएम के हिसाब से हम डेफिनेटली किसका वोट कंसिडर करेंगे? हाँ, तो वो थोड़ा सा वोट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बेटा, वहां पे इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले मीना जी को क्लियर कर लेना, भैया शेयर ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, मेरा नाम किसमें डालो? आरओएम में। आर यू गेटिंग? बोलो भैया। कर सकते हैं बिल्कुल, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल पॉसिबल है। लिखो। अरे हो गया टीना जी, मीना जी। इतनी भी इज्जत नहीं देनी थी। वर्मा जी नहीं है? वर्मा जी बेचारे पतले होते जा रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहा है उन्होंने। वर्मा जी की बरमाइन जी मोटी होती जा रही है। हो गया? और डन जी। मेरे बच्चे छुट्टी करने को शर्म नहीं आती, वो भी कंप्यूटर क्लास में। और ये वाली रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं करूंगा, देख ली। तो अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो रात में लेक्चर में तो रात को सोनाली फीस वीस आ रही है, नहीं आ रही है? बारात लेके जाऊंगा। कैंची की तरफ जॉन चल रही है। हाँ, काट दे। आया, समझ आया? हेलो? 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 अरे हाँ ना तो बोलो। एटीट्यूड ही अलग है भाई साहब। हर कोई कराची हो गया हो क्या? तुम्हें कब पता लगा तुम मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हो? Shit. चलो, कुछ तो अच्छा काम किया मैंने।
शाम के डॉक्टर के पास जाती, वो दो चार शॉक लगा था, फिर पता लगता। क्या? वाली हो? चाहिए। ये ज्यादा खाती ना, इसलिए भी दिक्कत होती है हैं? देखो, वो कहता है ना वो, क्या कहावत है यार वो, हाथ कंगन को, कुछ है ना, एक ऐसी कहावत है। हाँ हाँ, वही हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखोगे फारसी क्या। मतलब ये है कि जो आंखों से दिख रहा है हमें, हम उसी को बोल रहे हैं। से- एक दिन कोई दुनिया खा देगी ये। कुंभकर्ण की बहन तो नहीं हो? हो गया बेटा? समझ आएगा नहीं आया, बताओ पहले फटाफट से। मजाक तो चलता रहेगा अपनी जगह। जल्दी करो यार। परसों जब मैं एनुअल डे फोर्स में गया था ना, तो यार, देखो, कहते हैं सर हावे दो, after the transfer, क्या लिखा बेटा, form has been executed by the transferor cannot be, क्या बेटा, compelled to undertake any financial burden in respect of the shares at the instance of the transferee where after the transfer of shares but before the company had registered the transferee, कहते हैं the company offered right of shares to the member, the transferor could not be compelled by the transferee to take up on his behalf of right share offered by the transferor। मतलब क्या है इसका? हाँ जी, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, कह रहे थे आफ्टर द, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर फॉर्म एग्जीक्यूटेड बाय द ट्रांसफरी, मतलब सॉरी ट्रांसफरर ने एक बार ट्रांसफर डेट क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अंडरटेक एनी फाइनेंशियल बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एट इंस्टांसेस ऑफ द ट्रांसफरी, जहां पे आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बट बिफोर कंपनी हैड रजिस्टर्ड द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर तो हो चुके हैं बट कंपनी ने अभी क्या नहीं करा बेटा, रजिस्टर्ड नहीं करा, तो अब ट्रांसफर अभी भी कंपर्ड नहीं है, राइट, कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट किसको प्रोवाइड करे, ट्रांसफरी को। फिर कहते हैं द कंपनी ऑफर्ड अ राइट ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर, कहते हैं से ट्रांसफरर कुड नॉट बी कंपेल्ड बाय ट्रांसफरी टू मेक अप, सॉरी टू टेक अप द ऑन बिहाफ ऑफ द राइट ऑफ द शेयर ऑफर बाय द ट्रांसफरी, मतलब इसको लेके जो राइट्स हैं ट्रांसफरी ट्रांसफर को कंपल नहीं कर सकता है, यानी कि जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफर को कहने कैसे बेटा, कंपल नहीं कर सकता है राइट्स को लेके, अगर वो अभी भी अंडर प्रोसेस में है, तो मतलब जब तक सिंपल से मतलब कंपनी उसको रजिस्टर्ड ना कर ले, ठीक है।
समझ आ रहा है? ओके। अब जरा नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जी ट्रांसफर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल, मतलब अगर आपने ट्रांसफर कर लिया है और किसके वायलेशन में बेटा, आर्टिकल के वायलेशन में। कहते हैं वेयर द आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ द कंपनी शेयर शुड बी मेड विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब आपने सिंपल सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से कर लिया है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी ट्रांसफर विदाउट अप्रूवल वुड बी इनवैलिड। जॉन टिनसन वर्सेस दिस पर्टिकुलर कंपनी, मतलब सिंपल सी बात है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर अप्रूवल नहीं है तो ट्रांसफर को हम वैलिड भी नहीं मानेंगे। तो आर्टिकल के हिसाब से होना चाहिए बेटा, आर्टिकल में मना किया हुआ तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे तो बिना अप्रूवल के ट्रांसफर पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कहते हैं वेयर द ट्रांसफर वाज मेड वायलेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर्टिकल रिक्वायर्ड दैट द शेयर्स मस्ट बी फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर, इट वाज हेल्ड दैट ट्रांसफर नॉट बी प्रॉपर पर्सन टू ऑब्जेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, अगर मना कर दिया है आर्टिकल ने तो मना कर दिया है। ठीक है, तो फिर उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हो। समझ में आया? ट्रांसमिशन क्या है जी? अगेन अगर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, राइट, तो उस केस में उसके जो लीगल हायर्स हैं नॉमिनी, उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा शेयर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2000। तो जो ट्रांसमिशन है ना बाय ऑपरेशन ऑफ क्या है बेटा, लॉ है, ये एफ काट देना इसमें। ठीक है, इज नॉट ट्रांसफर, it refers to those who were person acquire an interest of the property by operation of any provision of law, such as the inheritance or succession, or by reason of the insolvency and insolvency of the holder of the security by purchase of court sale। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेटा आपको वॉलंटरली काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू काम हो रहा है। किसको थ्रू काम हो रहा है बेटा? दस कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस व्हेन द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सिक्योरिटी डाई और इज एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब या तो आपकी क्या हो चुकी है बेटा, मृत्यु, या फिर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। क्या डिक्लेयर हो गए बेटा? इंसॉल्वेंट। ठीक है, और अगर होल्डर ऑफ जो सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी इज गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी किस में जा रही है बेटा, लिक्विडेशन में, बिकॉज अ डिजीज पर्सन कैन नॉट ओन एनीथिंग। ऑब्वियस सी बात है ना, जो व्यक्ति मर गया है वो कैसे होल्ड करेगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। द ओनरशिप ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी पासेस आफ्टर हिज डेथ टू द पर्सन जो लीगली क्या कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट द एंटायर प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पर किसके पास जाएगा, लीगल हायर के पास नहीं, ऑफिशियल असाइनी के पास। किसके पास बेटा, या ऑफिशियल रिसीवर के पास, अपॉन द डेथ ऑफ द सोल रजिस्टर्ड ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप डेथ हो चुकी है आपकी तो फिर किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके लीगल हायर के नाम पे या नॉमिनी के नाम पे। ठीक है, और अगर आपकी इंसॉल्वेंसी हो रही है तो ऑफिशियल असाइनी आपके पर्टिकुलर एसेट्स को होल्ड करेगा। सो फॉर द कंपनी कंसर्न कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज सिक्योरिटी होल्डर इज ओनली पर्सन हैविंग टाइटल ऑफ द सिक्योरिटी अनलेस सिक्योरिटी होल्डर हैड अपॉइंटेड नॉमिनी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने किसी को नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है तो फिर लीगल हायर नहीं आएगा, फिर किसके नाम पे ट्रांसफर होंगे, नॉमिनी के नाम पे। ठीक है, इन विच केस विल बी टाइटल ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर। समझ आया? ऑफिशियल असाइन जैसे मान लो तुमने ना बैंक से लोन लिया था एंड यू आर अनेबल टू पे, बैंक ने आपके अगेंस्ट केस कर दिया। ठीक है, सिक्योर्ड लोन था, अब बैंक ने आपके अगेंस्ट क्या कर दिया, केस कर दिया, कोर्ट में केस चल रहा था, तो बैंक कह रहा भैया मुझे तो पैसा चाहिए। तो कोर्ट ने क्या किया, आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, और आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल कोई तो करेगा ना, टेक केयर कोई तो करेगा। भाई आपको तो ये थोड़ी बोलेंगे जाओ भाई बिल्ली को दूध के रखवाली करने थोड़ी भेज देंगे, राइट। तो अल्टीमेटली आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन छीन लिया जाएगा, ओनरशिप आप ही रहेगी, बट पोजीशन किसके पास रहेगी बेटा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल असाइनी, या इसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं या इंसॉल्वेंसी ऑफिसर बोलते हैं। आईबीसी कोड में पढ़ेंगे इसको आगे चल के। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टू विडो। विडो मतलब जिसका हस्बैंड मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कहते हैं इफ अ विडो अप्लाई फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ हर डिजीज हस्बैंड विदाउट द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट एंड इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सो ऑथराइज, अगर आर्टिकल ऑथराइज कर रहा है डायरेक्टर में डिस्पेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ द सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड प्रोबिट, एक ना प्रोबिट विल पढ़ लिया जीआईएल में, विल विल क्या होता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी क्या ना एक विल लिख लिया, विल मतलब वसीहतनामा। ठीक है, नहीं पढ़ा ना, पढ़ोगे आगे चलेगा। तो वहां पर एक वर्ड यूज होते हैं प्रोबेट,
लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपॉन द सच टर्म्स एंड इंडेमनिटी एज डायरेक्टर में कंसिडर नेसेसरी इन ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स टू द विडो पर डिजीज ऑब्टेनिंग द इंडेमनिटी बॉन्ड। अब ये ना बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, खतरनाक वाला। जनरली क्या है ना, अब हमें लगता है कि यार शेयर, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हस्बैंड मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी नॉर्मली किसके पास जाएगी? विडो के पास। बट डायरेक्टली विडो को हम सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, राइट, अनटिल अनलेस ही इज नॉट अ नॉमिनी ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विडो है ना, वो अप्लाई करेगी, क्या करेगी, अप्लाई या किसी डॉक्यूमेंट को लेके जाएगी, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, कि मेरे हस्बैंड ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करी है, मेरे नाम पे विल है, मेरे नाम पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे नाम पे प्रोवेट साइन हो रखा है, सब कुछ हो रखा है। तो वहां पे डायरेक्टर कुछ कंडीशन लगा के शेयर क्या कर देंगे, विडो के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आगे गेटिंग ना पॉइंट। अच्छा, तो एक्सक्लूसिवली विडो के नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं होते। मान लो वहां पे इनहेरिटेंट है तो वो देखना पड़ेगा फिर विल, सामने वाले ने विल में क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा भी है मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को ना देके मेरे बच्चों को देना, मेरे मम्मी पापा को देना, तो फिर वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा? आपने एक मूवी देखी होगी, बेटा, देखिए। अब बेटा मूवी में जो अनिल कपूर होता है, उसकी मदर जब एक्सपायर हो जाती है, अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी की ओनर तो वही होती है, उसकी जो पहली वाली मम्मी होती है, सौतेली माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो उसकी मम्मी मरने से पहले क्या करके जाती है, प्रॉपर्टी किसके नाम पे करके जाती है? नहीं, अनिल कपूर की जो फ्यूचर वाइफ होगी उसके नाम, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब उसने प्रॉपर्टी भाई साहब अपने बेटे के नाम पे नहीं करी, उसने किसके नाम पे कर दी, यानी कि जो उसकी फ्यूचर वाइफ होगी उसके नाम पे होगी। अब वाइफ कैसी होगी डिपेंड की प्रॉपर्टी का क्या होगा, और बाई लक एंड चांस उसको वाइफ बहुत अच्छी मिल जाती है ना। तो उस प्रॉपर्टी का एक अच्छे से देखभाल करके क्या वो उस घर को प्रॉपर सही कर देती है? हाँ। तो इतने इतने विल पावर चाहिए प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी हम उसी व्यक्ति को हैंड ओवर करेंगे जो उसको टेक ओवर कर सकता है, अच्छे से उसकी टेक केयर कर सकता है, राइट। तो बड़ा रिस्की काम होता है ये प्रॉपर्टी का, इससे जो विल वगैरह बनती है ना, और विल बनने के बाद फिर सामने वाला क्यों चाहेगा तुम जिंदा रहो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी व्यक्ति ने विल बना दी और उसमें बहुत प्रॉपर्टी है तो कौन चाहेगा वो जिंदा रहे? क्योंकि उसके जिंदा रहते तो आपको प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती ना। इसलिए विल बनाने से पहले सोच लेना चाहिए कि टपका ना दें, समझ रहे हो? तो ऐसे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करके चले जाओ जो है ही नहीं एग्जिस्टेंस, उसकी वाइफ होती है उस टाइम में, भाई बेटा भी नहीं होता, वाइफ तो वाइफ की बात है, बेटा भी छोटा ही तो होता है, उसके नाम पे कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है? वो तो पहले 21 साल का होगा, 21 साल के बाद उसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो ये बड़ा ही, मूवी वाले बहुत डिटेल में बनाते हैं वैसे, मूवी का अगर देखा जाएगा कंसेप्ट। अगर सोचो उसकी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती, अनिल कपूर तो अपनी माँ के नाम पे कब का कर देता प्रॉपर्टी, जो स्टेप मदर होती है उसकी, और उसके तो मजा आ जाता है फिर। तो वो करती नहीं है, फिर मूवी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। चलो खैर जो भी है, ट्रांसमिशन ऑफ द जॉइंट होल्डिंग इन केस ऑफ सम शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन, तुम लोग देखते हो पुरानी मूवी, देखते हो तुम? अरे वाह, शाबाश। नहीं, मैं 11th 12th वालों से पूछता हूँ, उन सालों में कुछ पता ही नहीं होता मूवीज का नाम, इवन दे नो डोंट नो अबाउट एक्ट्रेस नेम एंड एक्टर नेम, जो पुराने वाले, उनको यही छपरी लोग पता है, वरुण धवन ये वाला नाम। ठीक है, तो कह रहे सर ट्रांसमिशन ऑफ द जॉइंट होल्डर, मतलब सुनो, चार लोगों ने मिलकर शेयर होल्ड करे थे, अब उसमें से कोई एक मर गया, सारे मर गए, तो शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे? दैट इज अ केस, देखो सर। तो कहते हैं शेयर रजिस्टर द जॉइंट नेम एंड द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द सर्वाइवर शैल बी द ओनली पर्सन टू रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एज हैविंग द टाइटल ऑफ द शेयर। तो ये आर्टिकल बताएगा कौन सर्वाइवर है जो शेयर ट्रांसफर जिसके नाम पे होंगे। कंपनी जस्टिफाई टू रिफ्यूजिंग द रजिस्टर्ड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइटल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन फेवर ऑफ द सन ऑफ डिजीज होल्डर इवन दो ही मे ऑब्टेन सेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट। भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बेटे के नाम पे, किसके बेटा, डिजीज होल्डर के, कंपनी बेटा मना कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, भले ही उसने कोर्ट से ही क्या ना ले लिया हो, सर्टिफिकेट ना ले लिया हो, क्योंकि आर्टिकल में पता होगा, आर्टिकल में पता होगा कि शेयर बेसिकली किसके नाम पे ट्रांसफर होने हैं। भाई चार लोग हैं तो एक बेटे के नाम पे कैसे शेयर ट्रांसफर कर सकते, राइट? वो तो रेशियो में ट्रांसफर होगा ना, फिर पोस्टनेट बेसिस पे। तो वही कह रहा है ये। फिर कह रहा था सेक्शन 56 सबसेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है बेटा, transfer of securities must be effected by the proper instrument of the transfer and that provision of the article automatically क्या बेटा, transfer security of disease holder to is illegal and void। मतलब क्या कह रहा है बेटा कि सेक्शन 56 में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाना है, प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी डिजीज सिक्योरिटी होल्डर इलीगल और void। तो क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर को हम क्या मानेंगे बेटा, इलीगल मानेंगे और void मानेंगे। कहते हैं सच ट्रांसफर डज नॉट अमाउंट ऑफ द ट्रांसमिशन
which take place by operation of law, राइट। तो सर जनरली यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो डज नॉट अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या था सर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 shall be prejudiced to the power of the company to register on receipt of the intimation of the transfer any right security operation of law from the any person to whom right has been transmitted. It follow that the transmission instrument of the transfer is not required, merely an application of the address to the company by the legal representative is sufficient। मतलब अब जरा ध्यान से सुनना है सिचुएशन क्या है। भाई सबसेक्शन 1 ने क्या बोला कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर को हम क्या मान लेंगे, इलीगल या एक्सप्लॉइट। फिर सबसेक्शन 2 बीच में आ गया। सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है, कुछ भी लिखा हो किसमें, यानी कि ओवरराइड कर रहा है ना। हाँ, कहते हैं शेल प्रीजुडाइज द पावर ऑफ क्या बेटा, कंपनी क्या बेटा, रजिस्टर्ड। मतलब भैया सिंपल सी बात है, कंपनी की जो रजिस्टर्ड करने की पावर है उसको ये सबसेक्शन नहीं रोक सकता है। अगर ऑन रिसिप्ट सब क्या बेटा, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी राइट टू सिक्योरिटी इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम एनी पर्सन टू होम सच राइट हैज बीन ट्रांसमिटेड। सपोज एक्स है, एक्स की मृत्यु हो गई है। अब एक्स का एक बेटा है, एक्स का क्या बेटा है, बेटा है। उसने अप्लाई किया कंपनी में, क्या किया कि भैया मेरे जो फादर हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम पे फलाने शेयर्स थे और जिसका मैं लीगल क्या हूँ बेटा, हायर हूँ, तो मुझे ये शेयर मिलना चाहिए, राइट। तो ये लेटर मिल गया किसको, कंपनी को। कहते हैं इट फॉलो दैट फॉर सच ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की नीड आपको नहीं, मतलब एसटीडी बनाने की जरूरत नहीं है। मेयरली एन एप्लीकेशन एड्रेस टू द कंपनी बाय रिप्रेजेंटेटिव इज सफिशिएंट। आपने एक एप्लीकेशन कंपनी को दिया, ये सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कोई एसटीडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? समझ आएगी नहीं आएगी? हाँ, तो ये बेसिकली कह रहा है भैया, ओवरराइडिंग सेक्शन है जी, शाबाश जी। अगर आर्टिकल ऑफ कंपनी जनरली प्रोवाइड द फॉर्मेलिटीज ऑफ ऑब्जर्व ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन एब्सेंस ऑफ द सच प्रोविजन इन द आर्टिकल, रेगुलेशन 23 से लेकर 27 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 को आप फॉलो करोगे इन द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, पहले देख लो आर्टिकल को, अगर आर्टिकल में प्रोसेस दिया हुआ है ठीक है, अगर आर्टिकल में प्रोसेस नहीं दिया हुआ फिर आप क्या पढ़ोगे, रेगुलेशन 23 से लेकर 27 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड टू शेयर्स हेल्ड बाय द डिजीज मेंबर ऑफ कोर्स। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बेटा, एंटाइटल है उन शेयर्स के लिए जो एक डिजीज मेंबर के हैं। एंड द कंपनी मस्ट एक्सेप्ट द एविडेंस ऑफ सक्सेशन। आपको एक सक्सेशन का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई प्रोवेट या एनी एविडेंस जो प्रॉपरली बताता हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि यही व्यक्ति लीगल हायर है। ही इज हाउएवर नॉट अ मेयरली सॉरी not a member of company reason only being a legal owner of the shares, but he may apply for the registered member। मतलब ये मेंबर के लिए क्या कर सकता है बेटा, अप्लाई कर सकता है। ऑन कॉन्ट्ररी इंस्टेड ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज ए मेंबर, ये ट्रांसफर भी कर सकता है उन शेयर्स को, किसको बेटा, एज अ डिजीज और इंसॉल्वेंट मेंबर कुड बी मेड। The board of director also have a same right to decline the registration. Right? They would have had to the transfer of the shares before that. But if companies unduly refuse and accept the transmission, the same remedy is available to the legal representative। मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने नाम पे भी ट्रांसफर करवा मतलब रजिस्टर करवा सकते हो, आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपके पास राइट है वैसे ही बेटा कंपनी के पास राइट है, वो रिफ्यूज कर सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर कृत्य को। समझ में आया? सो यहाँ पर ये ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को लेकर डिफरेंसेस हैं, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। क्या क्या लिखा है जी, रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। क्या लिखा है जी, रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से सिचुएशन क्या है। कह रहा है डॉक्यूमेंट विच आर नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। मतलब डॉक्यूमेंट क्या नहीं है बेटा, ड्यूली स्टैम्प नहीं है, या वेयर स्टैम्प्स आर नॉट कैंसल। अपने स्टैम्प को क्या नहीं करा बेटा, बताया था ना अडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल करना होता है। रिटर्न टू द पर्सन लॉगिंग दैम पॉइंटिंग आउट द एरर ऑफ इनेबल देम द रेटिफाई द एरर। ऑफ कोर्स आपको वापस कर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको वापस से भेजो, इसको जो भी आपने प्रॉब्लम कर रखा है, एरर कर रखा है, उसको सही करके। ठीक है, कौन सा केस है, फेडरल वर्सेस एसएमटी सरला देवी मराठी 1977। ठीक है, द कंपनी 1997 सॉरी, द कंपनी हैड नॉट रजिस्टर्ड द 100 शेयर्स ऑफ द एसएमटी सरला देवी मराठी। ठीक है, कहते हैं द रिस्पोंडेंट हैड अ परचेज एंड नाइदर दे रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट टू हर। The company urged to the since the sponsor had not become the shareholder of the company, no cognizance of the complaint has been taken. The High Court held that where the prima facie case against the
कंपनी, राइट। तो मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे एक प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे देखा जाएगा कि कोर्ट कौन सा था बेटा, सीएलबी हैज पॉइंटेड आउट द कंपनी ऑन नॉट रजिस्टरिंग द ट्रांसफर्स हैव रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट टू द पार्टी हु लॉग देम, मतलब जिन्होंने भेजा था उसको वापस कर दिया आपने, एंड द ट्रांसफर एज ए ट्रांसफर लॉस द राइट ऑफ द ट्रांसफर एंड एग्जीक्यूट द ट्रांसफर इज ब्लैंक, ठीक है। तो ट्रांसफर इज क्या हो गया बेटा, ब्लैंक मान लिया जाएगा, उसको हम प्रॉपर रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, खुला दो। सर मैंने बुक्स नहीं ली थी। हेलो, मैंने पैसे जमा करवा दिए, तो कल तो करवाने वाला था, क्यों? हम्म, तो अभी करवा दे फिर, मेरे से और ले जा थोड़े से। देखो भाई, टाइम फॉर पॉइंटिंग आउट क्या बेटा, इनसफिशिएंसी ऑफ स्टैम्प, मतलब अब इसमें समय देख रहे हैं कब आपको ये बताना है कि स्टैम्प क्या है बेटा, मेरे को बताओ कब बताओगे, जैसे डॉक्यूमेंट आया आपने चेक किया तभी तो बताओगे, या उसको रजिस्टर्ड करने का तो बताओगे, उसी टाइम पॉइंट आउट करोगे ना, वो देखो कहता है वेयर अ कंपनी बाय मिस्टेक और अदरवाइज रजिस्टर्ड कर देती किसको बेटा, ट्रांसफर विच हैव बीन रिफ्यूज बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट या अनकैंसल्ड स्टैम्प या बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग ऑन स्टैम्प, it should be point out error of the transferee within such time, कितना बेटा, 1 year from the date of execution, that the transferee can have a matter rectified through the order of the collector of this particular situation. Kothari Industries Corporation Limited versus Laser Detergent Private Limited। अब ये क्या सिचुएशन था बेटा, ये कह रहा भैया अगर आप जैसे मान लो आपने ना कोई अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट रिसीव किया, अब अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद आपने उसको रजिस्टर्ड कर दिया, क्या कर दिया आपने उसको, रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। अब रजिस्टर्ड करने के बाद क्या हुआ बेटा वहां पे सिचुएशन, कि जनरली आपको उसमें अनस्टैम्प था, वो क्या था, अनस्टैम्प था, राइट। आपने उसको रजिस्टर कर दिया गलती से मिस्टेकनली, तो अगर उसको कैंसिल करना है तो आपके पास कितना समय है, 1 साल का, उसको कैंसिल कर सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो इस बेसिस पे कि भैया स्टैम्प जो है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, या फिर अनकैंसल्ड है, या राइट, तो ये फिर स्टैम्प ही नहीं है भैया, आप इसको दोबारा से रखो, रेक्टिफाई करो, समझ में आ गया। हेलो, क्या लिखा हुआ है, impounding of document relating to the transfer of, कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉट अ पर्सन टू impound और रेगुलाइज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर विच आर नॉट ड्यूली स्टैम्प, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई डॉक्यूमेंट बेटा प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है तो डायरेक्टर के पास पावर नहीं उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे या रेगुलाइज कर दें, भाई आपको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा केस था बेटा, मथुरा भूमि कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्धमान पब्लिशर लिमिटेड। तो इस केस में डिसाइड हुआ था भैया कि कंपनी जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट क्या है बेटा अनस्टैम्प्ड है, उसको क्या करने की बेटा, स्टैम्प मान लेने की, रेगुलाइज कर देने की, ठीक है। तो वो अनस्टैम्प्ड है तो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी मोड। अगर बेटा आपने सिक्योरिटी कहाँ रखी हुई है, डिपॉजिटरी मोड में, डिपॉजिटरी मोड जानते हैं ना, डीमेट फॉर्म, किसमें, डीमेट फॉर्म। आगे चल के मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं सेक्शन 29 आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपनी जिनको डीमेट में शेयर्स रखना मैंडेटरी है। पहले क्या होता था, लिस्टेड कंपनी जनरली, अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी कैन बी लिस्टेड और नॉट, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, चलो क्वेश्चन याद आ गया मुझे, यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, मान लो एक प्रोविजन है जो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, और एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेक्शन एप्लीकेबल है किसके ऊपर, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस, ये लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा क्या चाहिए, आप बताओ यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको, तो ऐसा क्यों करा है, लॉ में पहले क्या लिखा हुआ था, आज डायरेक्टर चैप्टर में शायद मैं भी कराऊंगा मैं इसको, पहले वहां पे क्या लिखा हुआ था, हर लिस्टेड कंपनी को फलाना सेक्शन फॉलो करना है, बट लॉ ने फिर बाद में उसको क्या कर दिया, ऑफिस में क्या कर दिया, हमें तो दोनों में डिफरेंस क्या है,
सुनो, आज तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी कैन ओनली बी लिस्टेड, बट मैं आज आपको बताता हूँ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों ही लिस्टेड कंपनी हो सकती है। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई हमने आज तक क्या सोचा था, है ना, पब्लिक लिस्टेड होती है, बट कभी हमने सोचा ही नहीं प्राइवेट भी लिस्टेड होती होगी। होती है, प्राइवेट भी लिस्टेड होती है, बट सुनो ध्यान से। भाई पब्लिक कंपनी बेसिकली पब्लिक इशू लेके आ सकती है। पब्लिक इशू के जरिए बेटा सेक्शन 40 में वो क्या हो सकती है, लिस्टेड हो सकती है। ये तो बोल रहा ना, पब्लिक इशू जब लेकर आएंगे आईपीओ एफपीओ वट, तो आप लिस्टेड हो जाते हो। बट प्राइवेट कंपनी शेयर्स तो पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। ये तो इसके प्राइवेशन लिमिट है ना। डिबेंचर को लेके प्राइवेशन है क्या? डिबेंचर कंपनी क्या करवा सकती है, लिस्टेड करवा सकती है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने डिबेंचर लिस्ट करा रखे हैं, कौन सी कंपनी ने, तो प्राइवेट कैन बी ट्रीटेड एज द लिस्टेड कंपनी। ये ऐसा होता है, इट कैन बी पॉसिबल। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ लिस्टेड कंपनी ओनली, तो वहां पर प्राइवेट में भी कवर होता है सेक्शन, बट वो कौन सी प्राइवेट बेटा, जिसने अपना डिबेंचर लिस्ट करा रखा है। समझे? बोलो। बट अगर लिस्टेड कंपनी काट के सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कर दिया तो फिर स्कोप क्लियर है। फिर भैया प्राइवेट अगर लिस्टेड है ना, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल। समझ में आई बात? है जी। आज पढ़ाऊंगा इस सेक्शन में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुना, डीमेट फॉर्म में। अच्छा अब सुनो, अब लिस्टेड कंपनी डीमेट ना थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट भी है। जरूरी नहीं है हर डीमेट फॉर्म वाली कंपनी लिस्टेड हो। आपकी शेयर्स किसमें है, डीमेट फॉर्म है, किसमें है, तो जरूरी नहीं है यू आर लिस्टेड कंपनी। डीमेट में होना आपके लिस्टिंग का क्या नहीं देता बेटा। लिस्टेड कंपनी वही है जो कहाँ रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज पे। कहाँ रजिस्टर्ड है, तो डीमेटलाइजेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स डीमेट में हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी। डिपॉजिटरी एंड एनएससी बीएससी दोनों अलग अलग हैं। डिपॉजिटरी अलग होता है। आपको बता दो, जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके तीन अकाउंट ऑपरेट हो रहे होते हैं। एक बैंक अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास होता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास। डीमेट अकाउंट किसके पास होता है, डिपॉजिटरी के पास। किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। और बैंक अकाउंट आपके बैंक के पास। समझ में आए? तो एक से फंड ट्रांसफर होता है, एक में फंड एक्सेप्ट होता है, एक में शेयर्स होल्ड होते हैं, एक से ट्रेडिंग होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सर आप जरा ध्यान से सुनना, अगर एक कंपनी जिसमें सेक्शन 29 रूल 9 ए एप्लीकेबल है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, अदर देन स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने एक स्पेसिफाइड लिमिट एग्जीक्यूट कर ली है, देन यू हैव टू होल्ड योर शेयर्स इन डीमेट फॉर्म। इस सेक्शन आगे आएगा इसी चैप्टर में, जो कि लास्ट भी है उसका। उसके बाद शेयर कैपिटल हमारा खत्म हो जाता है। तो सेक्शन 29 बेसिकली स्पेसिफाइड क्या बेटा, बोलो, डीमेट फॉर्म ऑफ कंपनी। ठीक है, इस सेक्शन में बड़ा चेंज आया, इसमें 9A ने प्राइवेट कंपनी को भी कवर कर लिया था। राइट? बोलो। हाँ जी। तो भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत बड़ा और बहुत वाइडर हो चुका है आज के डेट। अगर तुम ये सोचोगे भैया, बेसिकली सिचुएशन इज दैट सर, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, और प्रोविजन धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले ने चाहा तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का भी भला हो जाएगा, सेक्रेटरी की लिमिट अगर कम हो गई। तो आपको पता है मैंने ये डिस्कशन किया था एनुअल पीसीएस मीटिंग, वो भी किससे, एनआईआरसी के वाइस प्रेसिडेंट से। उन्होंने कहा सर हो जाएंगे, बट थोड़ा सा समय लगेगा। अरे मैंने जो फोटो लगा रखी थी स्टेटस पे, है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट ही तो थे एनआईआरसी, संतोष पांडे जो। तो क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा ये।
और वो पीसीएस मीटिंग ही थी, मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की मीटिंग थी। चलो ध्यान रहेगा कुछ ना। चलिए देखिए सर, तो घर जाके लेके आ जाना। क्यों? क्यों? तो यहाँ तो आना था, ये बोलना गोलगप्पे खाने थे तेरे को। तो गोलगप्पे खाने से फुर्सत मिले तो तुझे याद रहेगा ना कुछ। एक काम कर लिया यार, क्योंकि मुझे करना है किसी। उसमें से मत भेजो। अमीर लोगों की बात ही कुछ और है। अरे यार वो कह रहा है ऑनलाइन ही भेज दो, जिसको मुझे भेजने थे। पहले वो कैश मांगता था ना भाई, अब वो कह रहा है कोई बात नहीं ऑनलाइन भेज दो, इसलिए तो कह रहा हूँ मुझे भेजने दो। ठीक है सर। हाँ चालू है। बोलो बोलो। हाँ, कल थर्सडे को चलते हैं। थर्सडे को लंच के बाद। तुम भी चल लेना ठीक है। कुछ काम है, हम तीनों चल लेंगे। आज ट्यूसडे है ना। आज नहीं यार, आज ना कुछ काम है मेरे। अच्छा तुमने तो उसमें टैली डाउनलोड कर दिया है? इनसे ना मंथली बैंक स्टेटमेंट मांग लेना, दोनों क्लाइंट्स। ठीक है। और आज ना शायद एक जीएसटी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कर लेना। हाँ जी। क्या बोलते थे? जी ने बोला तो करना ही पड़ेगा। सोनाली जी तो गुस्सा हो गए हैं। हाँ क्या है तुम्हारे पास? चलो लड़े लगो। हाँ जी। ये वर्मा जी ने आके डिस्टर्ब कर दी। चलेगा भाई डिपॉजिटरी। चलेगा भाई डिपॉजिटरी सिस्टम, तो अभी हम पढ़ेंगे इसको। मेंटेन द ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ द सिक्योरिटीज बुक ऑफ बुक एंट्री form one physical mode. Every share transfer required to the accompanied by the physical movement of the share certificates too, and the registration of the company concerned. The process of physical movement of the shares often involved the long delay, of course, significant portion of capital transaction and of the bad deliveries due to the faulty completion paperwork, signatory issues है, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है किसमें बेटा? फिजिकल ट्रांसफर में। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना डिपॉजिटरी के प्रोविजन नॉर्मल कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई कर दे। हालांकि आई एम वेटिंग फॉर सच टाइम जब स्मॉल कंपनीज को भी कवर कर दिया जाए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कंप्लायंसेस ना क्या है, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है, बट ट्रांसपेरेंसी देखो। आप ना किसी भी लीगल सिस्टम में अगर कंपनी को लेके आ रहे हो, आप कह रहे हो कि कंपनी बना के बिजनेस करो, गवर्नमेंट क्या कहती है बेटा कि रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस करो, एलएलपी बनाओ, कंपनी बनाओ। राइट, अगर आप छोटे लेवल पे ही थोड़ा लीगल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना, कंपनी प्रॉपर लीगल, उसकी खुद भी गुडविल डेवलप होती रहेगी। एक वेल लीगली कंप्लाइंट कंपनी जो होती है ना बेटा, वो ज्यादा बेटर होती है। आपने क्या किया है, स्मॉल कंपनी को अदर बेनिफिट दो ना, रिलैक्सेशन दो, बट उनको बोलो लीगल कंप्लाइंस करने को। क्योंकि भैया एक बात बताओ, आज एक छोटी कंपनी है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, छोटी कंपनी ना लीगल कंप्लाइंस पेपर में कर रही है बस, उनका कोई एग्जीक्यूशन है नहीं। तो एक बार बताओ, अगर ये कल को बड़ी कंपनी में, या तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही है कि तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं है, या छोटे लेवल पे काम करोगे कि बड़ा होना ही नहीं है। अगर आपको बड़ा होना है, बड़े लेवल पे काम करना है,
तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे बेटा, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, और सपोज कल कोई कंपनी बड़ी बनी और वहां पे कंपनी को कुछ काम करना है, अब ये कंपनी बनती नजर में आती तो आरओसी भी स्क्रूटनाइज करेगा ना, आपके पास डॉक्यूमेंट देखेगा और देखेगा तो मैं दुनिया भर के नॉन कंप्लायंस से फंसोगे फिर। तो हो सकता है उस समय फिर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। इसलिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, लीगल कंप्लायंस करने के लिए आपको प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी में है ना, इनको भी एनकरेज करना पड़ेगा कंप्लायंस को लेके। और ये कब एनकरेज होंगी बेटा? जब नॉन कंप्लायंस में इन पे पेनल्टी लगे ना लगे। और सीएस की अपॉइंटमेंट क्या हो इसमें, मतलब होल टाइम सेक्रेटरी तुम भले ना रखो, एटलीस्ट प्रैक्टिस वाले कंपनी सेक्रेटरी से ऑडिट जरूर कराओ, जिससे सामने वाले में डर रहेगा कि यार ऑडिट में कोई हमें ऑब्जर्वेशन मार्क ना दे दे, कोई क्वालिफिकेशन मार्क ना दे दे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, इस कंपनी ने ये कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रखा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर आप सही से काम करोगे, है ना? तो एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते बेटा यहाँ पे डिपॉजिटरी को लागू किया गया, क्योंकि पहले डिपॉजिटरी सिर्फ किसके लिए था? लिस्टेड कंपनी के। अब इन्होंने पहले पब्लिक को कवर किया, लिस्टेड कंपनी को। अब इन्होंने किसको कवर कर दिया? प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी कौन सी छोड़ के? आईपीसी और स्मॉल को छोड़ के बाकी सारी कंपनी इसमें कवर्ड है, ठीक है? बट यार अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 85 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिमिट बहुत ज्यादा है। कितनी लिमिट है? 4 करोड़ और 40 करोड़ का टर्नओवर, ये काफी ज्यादा लिमिट नहीं है? 4 करोड़ की कंपनी देखा जाए तो काफी अच्छी खासी कंपनी होती है दोस्त, ठीक है? फिर कहते हैं फॉर द अदर प्रोसीजर लैप्स, कहते हैं इन्वेस्टर आल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज इन मैनिपुलेशन द सिग्नेचर ऑफ द इन्वॉल्व द इफेक्टिव द ओनरशिप। तो इसलिए कहते हैं सर शेयर्स को किस में रखो? डिपॉजिटरी अकाउंट में। तो फिर ट्रांसफर करना भी आसान होता है, सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा सेफ है। भाई तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, क्या करोगे? आपने पढ़ा था ना, शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा एविडेंस ऑफ शेयर्स होल्डर, कि वो उसका ऑनर है या नहीं है। वही खो गया, साबित करते रहो। इलेक्ट्रॉनिकली खो सकता है, कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में आज के डेट में सारा इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, तुम्हें कोई चिंता रहती है कि ये चेक बुक हो जाएगा, ये खो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा सेफ है हमारे डॉक्यूमेंट। समझ में आ रही बात? अच्छा, डिजी लॉकर आया। भाई पहले क्या होता था, हम सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में रखते थे, जरूरत ही नहीं है। फाइल मेंटेन करो। आपने एक पुरानी फिल्म में देखोगे, हीरो इंटरव्यू के लिए जा रहा, फाइल ही हो गई। एक मूवी देखी, सिर्फ तुम नैनीताल वाला जो मोमेंट आता है, उसमें एक लड़की होती है जो दिल्ली आती है जॉब करने के लिए, ट्रेन में उसका सर्टिफिकेट खो जाता है। फिर हमारा जो दीपक है केरला वाला, है ना, वो क्या करता है, उसको पोस्ट करता है, वो तो दीपक जी मिल गए इसलिए सर्टिफिकेट मिल गए। कोई और होता तो मिलता भी नहीं। और उस सर्टिफिकेट के चक्कर में दोनों का प्रेम शुरू हो जाता है ना? ओ माय गॉड। ठीक है, तो दैट मीन देखो ना, वो सर्टिफिकेट खो जाते हैं। सोचो अगर वो डिजिटल लॉकर डिजी लॉकर में होते तो कोई दिक्कत होती है? नहीं, फिर दीपक जी भी नहीं मिलते और फिर गाने भी नहीं बनते। राइट। अगला क्या लिखा हुआ है? फॉर्स ट्रांसफर। क्या बोला बेटा? फॉर्स ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्स ट्रांसफर? ऑफ कोर्स मैंने मान लो सोनाली के सिग्नेचर फॉर्ज करके इसके अकाउंट से पैसा निकाले, वैसे थे नहीं पैसे कुछ, 5-10 रुपए पड़े थे निकाल लिया। ठीक है, सिग्नेचर करके। ओ माय गॉड, 200 करोड़ सुनना चाहता हूँ मैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इट मे हैपन दैट फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रेजेंटेड टू द कंपनी फॉर रजिस्टरिंग, मतलब मान लो सिंपल सी बात है, मैंने आपके गलत सिग्नेचर, जारी सिग्नेचर करके क्या करे बेटा, शेयर ट्रांसफर डीड साइन कर ली और वो भेज दी किसको? कंपनी को। इन order to avoid the consequences which will follow the forced transfer, the company normally write to the transferor about the क्या बेटा, lodgement of the transfer instrument so that he can object to it। उसके आपके पास डॉक्यूमेंट आया तो आप किसको लिखोगे? ट्रांसफरर को। किसको बेटा? अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रांसफरर खुद लेके आया डॉक्यूमेंट फिर तो फॉर्ज का कोई केस नहीं बनता ना? नहीं। बट आपके पास डॉक्यूमेंट आया पोस्ट के जरिए, आपको शक हो रहा है कि यार हो सकता है दिस सिग्नेचर में भी फॉर्ज है, तो आपने एक लेटर लिखा किसको? ट्रांसफर को बोला भैया फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स आए हैं, क्या आपके नॉलेज में है ये, या अगर नहीं है तो प्लीज ऑब्जेक्ट करें इसको। तो वो ऑब्जेक्ट करेगा। द कंपनी इन्फॉर्म हिम दैट इफ नो ऑब्जेक्शन इज मेड बाय हिम बिफोर अ डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस इट विल बी रजिस्टर द ट्रांसफर। अगर एक पर्टिकुलर टाइम नोटिस में दिया हुआ है, अगर आपने तब तक क्या नहीं किया बेटा, ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर्ड कर देंगे। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर आर, यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखो ध्यान से। दरअसल फॉर्ज ट्रांसफर इज नलिटी
and therefore original owner of the share continue to be holder and the company bound to restore his name on the register of member. मतलब जो फॉर्ज ट्रांसफर से शेयर ट्रांसफर हो गया लॉजिकल, आप लीगल में मत जाइए, लॉजिकल सोचिए, उसे वैलिड मानेंगे यार, नहीं मानेंगे। तो जब वैलिड नहीं मानेंगे तो ट्रांसफर जो शेयर्स मानेंगे उसको नहीं मानेंगे, तो ओरिजिनल होल्डर ही क्या रहेगा बेटा। और गलती से अगर आपने उसका नाम हटा दिया तो वापस से क्या करोगे, रिस्टोर करोगे, राइट, बोलो यार। ये केस था पीपल्स आयन एस कंपनी वर्सेस वुड एंड कंपनी, ठीक है। कहते हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट नेवर हैज लीगल इफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट का कभी भी लीगल इफेक्ट, इट कैन नेवर मूव ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू however the genuine it may appear. Thus, the forged instruments of transfer leave the ownership of the shares exactly where it always to the so-called transfer. It follow if the company registered the first transfer, the true owner can apply to the replace the registered and his name will be restored. But the company does not incur any liability of the damage. Of course, company की ये गलती है इसमें भैया, है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट आए, उसने जो उसके काम था वो उसने किया, अब उस ऑब्जेक्शन टाइम पे नहीं दिया तो हमने रजिस्टर कर दिया, राइट। इसमें कंपनी के ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं है। However, if the company issue क्या बेटा share certificate to the transferee and he sell the shares to the innocent purchaser, suppose मैंने क्या किया, इसके शेयर ट्रांसफर कर दिए किसको, अंजलि, आप फॉर्ज सिग्नेचर करके अंजलि ने क्या करा, प्राची को, हालांकि इनोसेंट तो नहीं है बट कर दिए इसको, राइट। अब सुनो, प्राची क्या इस गेम में है कहीं पर भी, नहीं सर। उसको तो पता ही नहीं था कि शी इज नॉट एक्चुअल ऑनर ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, अंजलि इज नॉट अ एक्चुअल ऑनर, क्योंकि फोर्स ट्रांसफर से हुए हैं। तो मैंने अपने आप को क्या पता है, ट्रांसफर, अंजलि को शेयर ट्रांसफर कर दिए, अंजलि ने किसको ट्रांसफर कर दिए। तो कह रहा था कंपनी इज लाइबल टू कॉम्पनसेट सच परचेज, मतलब जो परचेजर है उसको कंपनी क्या करेगी बेटा, कॉम्पनसेट करेगी इफ इट रिफ्यूज टू रजिस्टर्ड हिम एज अ मेंबर, और या फिर उसका नाम बेटा रिमूव कर दिया कहां से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रू ओनर से, ठीक है। अगर प्राची का नाम हटा दिया गया या उसका रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर दिया गया तो फिर कंपनी किसको पे करेगी, और कंपनी किसको एक्शन लेगी, मेरे पे, और मेरे से वो रिकवर करेगी, समझे। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम इस दुनिया में गलती से आ गई हो। कहते हैं कंपनी इज पुट इन द लॉस बाय रीजन ऑफ द फर्स्ट ट्रांसफर, अगर कंपनी को लॉस हुआ है बेटा किसी फर्स्ट ट्रांसफर के कारण, एज इट मे हैव पेड डैमेज टू द इनोसेंट परचेजर, ठीक है। इट मे रिकवर द सेम इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसने क्या किया था बेटा, मतलब ऑफ कोर्स मेरे से रिकवर करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी ने किसको पे करा है, अनसाउंड माइंड पर्सन को। द फैक्ट दैट द ट्रांसफर वाज बोनाफाइड परचेजर, ऑब्वियस बात है, ये क्या होनी चाहिए बेटा, बोनाफाइड परचेजर होनी चाहिए, वैल्यू डेट मेड डिफरेंट, द ट्रांसफर वाज बाउंड टू रिटर्न द स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट मतलब शेयर्स होता है, पर्सन जिसके नाम पे बेटा वो बिलोंग कर रहा है। तो इसकी खुद की इंटेंशन गलत तो फिर नहीं हो सकता ठीक है, आप खुद ही गलत हो। तुम्हें तो पता ही है, मैं तो लिखती हूँ। भाई हम दोनों को तो पता ही है ना, वी आर सेलिंग द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, उसको नहीं पता है, शी इज इनोसेंट। In case of joint shareholder, current transfer is to be effected must be executed by all और if signature one or forged, मतलब भाई joint transfer के केस में बेटा क्या करेंगे आप, क्या करेंगे। हाँ, अगर एग्जीक्यूट हुआ है सभी के सिग्नेचर के द्वारा या फिर किसी एक के सिग्नेचर के द्वारा, तो वो भी क्या कंसिडर होगा मतलब, वो आईडी कंसिडर होगा, समझे। बोलो यार। आगे लिखा हुआ पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ send in a procure registration of the transfer and issue a first certificate on this forged deed to bound to indemnify the company against the unwanted consequences. This happens the stockbroker trusting his client innocently forward the forged document to the company. मतलब यहाँ पे ना ब्रोकर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, ब्रोकर को पता नहीं है उसके बिहाफ में डॉक्यूमेंट क्या करते हैं बेटा, इशू कर दिए हैं, राइट। सेक्शन 57 स्टेट दैट इफ एनी पर्सन डिसिप्ली पर्सोनेट कर, पढ़ लिया ना पहले, पर्सोनेशन वाला याद है आपको। तो अगर आप पर्सोनेट कर रहे हैं बेटा तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी किसके ऊपर थी बेटा, जो पर्सोनेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा, पर्सोनेट कर रहा है उसके ऊपर पेनल्टी, समझ में आया। बोलो। अगर डेथ हो जाती है किसके बेटा, ज्वाइंट शेयर होल्डर की, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर की डेथ हो रही है तो उस केस में डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिए। वेयर शेयर्स आर हेल्ड इन ज्वाइंट नेम, शेयर्स किसमें एंटर है बेटा, एंड वन ऑफ द जॉइंट शेयर होल्डर डाई, और एक जॉइंट शेयर होल्डर क्या होता है,
जो सर्वाइवर अलोन विल रिकॉग्नाइज क्या बेटा, होल्डर ऑफ सेट शेयर. It would be sufficient for the company to delete the name of deceased shareholder after obtaining the satisfactory evidence of that. This, of course, does not prevent the third person from calling the company register the name of the holder of the shares after obtaining the evidence such provided will purpose of the title share against the survivor of the joint holder. ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल सकता है बेटा, जो भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोवाइड करके वो अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करवा सकता. अब एक टर्म है इम्पोजिशन, सॉरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम. जॉइंट होल्डर के केस में आप क्या करेंगे, सर्वाइवर का सर्टिफिकेट देंगे तो आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे. तब तो ये क्या है सर, सुनो, जॉइंट शोल्डर के केस में टर्म यूज होता है. अब ये मान लो सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें नाम लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी. ये जॉइंट शेयर होल्डर है. क्या है ये, जॉइंट शेयर होल्डर कितने लोग हैं, ए बी सी डी. अब सबसे पहले नाम किसका है, एक बात बताओ, कंपनी डिविडेंड किसको देगी, कंपनी डिविडेंड देगी सिर्फ ए को. अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाकियों को डिवाइड करेगा. वोटिंग राइट किसके पास है, ए के पास. ठीक है, नोटिस किसको मिलेगा, ए को. मतलब जिसका सबसे पहले नाम होगा सीनियोरिटी के बेसिस पे, उसी को सारे बेनिफिट मिलेंगे ना. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द जॉइंट होल्डर्स. ठीक है, बोलो यार. हाँ जी. अब ये कह रहा है सर, बी को ऑब्जेक्शन है इस बात पे. बी कह रहा भाई मुझे आना है पहले स्टेज में, यानी कि मुझे ना ए की जगह आना है और ए को, बिकॉज ऑफ सर मेरे पास ज्यादा शेयर्स हैं, वट एवर द रीजन, कि मुझे अपने नाम को क्या करना है, पहले करना है, ए के नाम को हटाना है. इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम. जब हम नाम क्या करते हैं जॉइंट होल्डर के बेटा, मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड टू. देखो, इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर वन और मोर ऑफ देम मे रिक्वायर द कंपनी टू ऑल्टर एंड रीअरेंज ऑर्डर ऑफ देयर नेम in the register of member of the company. In this process, there will be need of capital affecting consequences change of the share certificate issued to them. If company provide in its article of the senior most member of the joint holder will be recognized for the purpose of capital, नोटिस देने के लिए, बैलेंस शीट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए, वोटिंग के लिए, सारा राइट किसको मिलने वाला है, जिसका पहले नाम लिखा हुआ है सीनियोरिटी के बेसिस में. The request of transmission may be duly considered and approved by the board and other authorities or office of the company since no transfer of any interest in the shares take place of such transformation. The questions insisting the filing the transfer deed of the company may noted transformation does not require stamp. मतलब इसको स्टैम्प कराने की आपको जरूरत है. मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दोगे किसको बेटा, कंपनी को. किसको, कंपनी को. और कंपनी को बोलो कि हमारा नाम क्या कर दो, रीअरेंज कर दो. क्या कर दो बेटा, कहता था स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वेरीफाइड दैट देयर इज नो नीड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर डीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेम इफ देयर फर्स्ट चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द नेम. मतलब आप सिर्फ नाम का ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो आपको ट्रांसफर डेट देने की जरूरत नहीं है. समझ आया, बोलो यार, क्या लिखा हुआ है जी, डेथ ऑफ ट्रांसफर या फिर ट्रांसफरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर. मतलब शेयर ट्रांसफर कर रहे थे, इतनी खुशी हो गई, हार्ट अटैक ही आ गया. या तो ट्रांसफर मर गया या ट्रांसफर ही मर गया. राइट, मर गया मर गया जो भी है. वेयर द ट्रांसफर डाई, द कंपनी हैज नो नोटिस ऑफ हिज डेथ, कंपनी वुड ऑब्वियसली रजिस्टर द ट्रांसफर. सुनो, एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया शेयर, एक्स मर गया, ट्रांसफर करते ही हार्ट अटैक आ गया भाई साहब. सिग्नेचर जैसे ही करा था वैसे ही हार्ट अटैक आ गया, वो करके साइन कर रहा है. ठीक है, अब ट्रांसफर ने कहा भाई साइन तो हो गया, भेज देता हूँ कंपनी को. कंपनी को कोई नोटिस मिला नहीं कि एक्स मर चुका है, तो कंपनी ने भी शेयर क्या कर दिया, रजिस्टर्ड. ऑब्वियस ही बात है. बट इफ द कंपनी हैज नोटिस ऑफ डेथ, अगर कंपनी को नोटिस मिल जाता उसके डेथ का, द प्रॉपर कोर्स इज नॉट टू रजिस्टर अंटिल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर हैज बीन रेफर्ड. मतलब एक्स मर गया भाई, नोटिस नहीं मिला तो रजिस्टर्ड हो गया, अगर नोटिस मिला तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बीच में आ जाएंगे, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी कंसेंट होगी तो ही शेयर ट्रांसफर करेगी कंपनी, अदरवाइज नहीं. समझ में आ रहा है. अच्छा, जहां ट्रांसफर ही मिल गया, अब जैसे ही ट्रांसफर साइन करना, ट्रांसफर को इतनी खुशी में हो गया, इस केस में क्या होगा, कंपनी हैज नोटिस ऑफ हिज डेथ,
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ दिस, ऑफ कोर्स डिजीज मेंबर के नाम पे शेयर थोड़ी रजिस्टर्ड होता है। विद द कंसेंट ऑफ ट्रांसफरर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किसके, the transfer may be registered in the name of later, but at the dispute in the मतलब अगर कोई dispute होता है तो फिर कहाँ जाओगे आप, कोर्ट में जाओगे, तो किसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे बेसिकली, रिप्रेजेंटेटिव के नाम। भाई डिजीज मेंबर के नाम पे तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते ना भैया। हाँ जी, बट अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर कहाँ जाओगे आप, कोर्ट जाओगे। फिर कहते हैं इन किलनिक निक्सॉन लिमिटेड वर्सेस Dhanraj Mills Limited, it was held that the company is not bound to inquiry into the capability of transferee to enter into a contract. The company has to act on the basis of what presented the deed. मतलब कंपनी की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इंक्वायरी कर रहा है सामने वाला कैपेबल है या फिर नहीं। ठीक है, अब जो सपोज मान लो सोनाली और प्राची ने डीड साइन करी, शी इज अ ट्रांसफर एंड शी इज अ ट्रांसफरिंग। कंपनी को थोड़ी देखना कि अनसाउंड माइंड है कि नहीं, कंपनी तो बोलेगी जो डीड में लिखा हम उसी को मानेंगे। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बताओ कि सामने वाला पर्सन कैपेबल है फिर नहीं। समझ में आ रही बात, बोल यार। चलिए तो पीछे पड़ गया आप लोग। अगला क्या लिखा होगा, प्रूफ इन ट्रांसफर बाय रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो क्या लिखा है, वेयर ट्रांसफर इज एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन, कौन बेटा, capacity of such officers of the body corporate or attorney, proof of the authority, and the board resolution authorizing representative execution of the transfer on behalf of the body corporate must be produced before the transfer of the registered। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी को थोड़ी शेयर ट्रांसफर कर सकती है, कंपनी खुद कर सकती है अपनी शेयर ट्रांसफर नहीं, तो उस केस में कौन करेगा, कंपनी ने जिसको अपॉइंट कर रखा हो। तो जिसको अपॉइंट करा है वो व्यक्ति क्या करेगा, शेयर ट्रांसफर करेगा, बट उसके पास क्या होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर अपना चाहिए, वही कह रहा है बेटा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, अब ये रिलेशनशिप नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, राइट्स क्या है ट्रांसफर के, ये भी आप क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। टाइटल ऑफ डिविडेंड, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर क्या बन जाएगा, मेंबर, सॉरी हट जाएगा मेंबरशिप से, ट्रांसफर क्या बन जाएगा, मेंबर। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा आपको, ठीक है। प्रायोरिटी अमंग द ट्रांसफरिंग, ये केस लॉ है, इसको क्या कर लेना, तो शेयर्स प्लेस कर सकते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर्स को क्या कर सकते हैं हम, प्लेज मतलब गिरवी रखना, क्या रखना बेटा, लो जी, ये खत्म हो गया आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अब जो सेक्शन है लीगल फ्रेमवर्क फॉर डीमेट डिपॉजिटरी सिस्टम, दिस विल बी डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास।